गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे INS 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं लोकसभा के चुनाव की। लोकसभा के चुनाव के मतदान अब संपन्न हो चुके हैं और इसके साथ ही एग्जिट पोल सभी के सामने है, जिसमें बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 10 में से 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। तो वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर भाजपा को 26 से 28 सीट इस बार मिल रही है। तो इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल क्या कहते हैं ये अब आपके सामने है। सी वोटर ये हमारा सोर्स है जिसके जरिए हमने ये एग्जिट पोल निकाले हैं, जिसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में जहां पर 28 से 29 सीटें बहुमत के साथ बीजेपी आगे चल रही, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हाल है। 11 की 11 सीटों में से 10 से 11 सीट मिलने का बीजेपी को ही अनुमान है। महज 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आपको बता दें कि 2019 में भी कांग्रेस को 2 ही सीटें मिली थी, 9 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी। तो वहीं इस बार भी तख्ता पलट नहीं होगा। इस बार भी बीजेपी अपनी जीत को कायम रखने वाली है और 10 से 11 सीटें छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी को मिलने का अनुमान है। और चलिए रुक करते हैं मंदसौर का। लोकसभा के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां यहां पर भी तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार लोकसभा में मतगणना में महिलाओं की तरफ से पिंक काउंट भी किए जाएंगे। अभी तक आपने पिंक बूथ सुने होंगे, लेकिन अब पिंक काउंट भी होंगे। वहीं पूरी मतगणना के दौरान करीब 800 से 1000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएंगी। खास बात यह होगी कि ये सभी महिला कर्मचारी होंगी। मंदसौर लोकसभा में करीब 14,28,383 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में नीमच, जावरा और मंदसौर को मिलाकर करीब 8 विधानसभा में हुए मतदान की गणना 4 जून को होगी। 4 जून को काउंटिंग होनी है। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र और जो हमारे 3 अन्य विधानसभा क्षेत्र है उनकी मंदसौर जिले में होगी। यहाँ पे PG कॉलेज में सभी तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई है और ट्रेनिंग्स है हमारी, वो जितने भी सारी बेसिक चीज़ें वो सारी पूरी हो चुकी है। काउंटिंग रूम्स हमारे तैयार हो चुके हैं, सिक्योरिटी का पूरा प्रोविजन हो चुका है, 3 लेयर पूरी सिक्योरिटी है उसमें। और चलिए बात करते हैं भोपाल की, जहां पर इन दिनों खाद्य विभाग की टीम एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो जाए, इसलिए रोजाना छापेमारी भी की जा रही है। और इसी कड़ी में अब खाद्य विभाग ने 10 रुपए के मैंगो जूस की जांच की है। इस दौरान टीम ने शहर में मिल रहे मैंगो शेक की दुकान से सैंपल कलेक्ट किए और उसे जांच के लिए भेजा है। का ध्यान रखते और बढ़ती गर्मी को देखते हुए खाद्य विभाग की जो टीम है अलर्ट मोड पे आ गई है। रोजाना जो है छापामार कार्रवाई कर खाने के नमूने लिए जा रहे हैं। साथ ही देखा जा रहा है कि अगर उनमें कोई गड़बड़ी मिलने पर उन पे कार्रवाई भी की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू नगर में, जहां खाद्य विभाग की टीम पहुंची है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर आज खाद्य विभाग की टीम निकली है, किस चीज़ की सैंपलिंग की जा रही है? आज हमारा जो बेसिक टारगेट है वो है मैंगो शेक। अभी कुछ दिनों के पहले इस तरह से चर्चा में ये आया था कि भोपाल में कुछ जगहों पे 10 रुपये में मैंगो शेक 1 गिलास दिया जा रहा है। तो अगर उसकी कीमत 10 रुपये है तो उसका क्वालिटी का एक तरह से क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है। तो हम अलग अलग जगहों पे भोपाल में आज ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी दुकानें हैं। हमें अभी तक 3 जगहों पे दुकानें चलती हुई मिली हैं जिसमें 10 रुपये में मैंगो शेक बिक रहा था। तो हमने उन सभी का भी सैंपल लिया है। टेस्टिंग के बाद ये पता चलेगा कि उसमें क्वालिटी कैसी है। पर प्राइमा फेसी अगर कोई चीज़ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल कोई चीज़ें मिलाई जाती है, ऐसा हमने अभी तक नहीं पाया है। हाँ, लेकिन अगर कोई चीज़ सैकरीन जैसी कोई चीज़ अगर उसको स्वीट करने के लिए डाला जा रहा है तो लैब में टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है खाद्य विभाग की टीम है लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। जनता की सेहत से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, अगर हम बात करें मैंगो शेक की या फिर गन्ने के जूस की या उनसे जुड़ी आइस की या फिर खाने की, लगातार जो है टीम उसकी सैंपलिंग कर रही है। फिलहाल आज की अगर बात करें तो जैसा कि अभी अधिकारी ने बताया हमें कि 3 जगह सैंपलिंग की गई है। फिलहाल नमूने लिए गए हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर जो मैंगो जूस है वो 10 रुपये में क्यों बिक रहा है। कैमरा पर्सन सनी के साथ अंजलि सिंह, INS 24/7 भोपाल।
अगली खबर खजुराहो से, जहां पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भाई के विवाद को लेकर अपना बयान जारी किया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनके भाई पर जो आरोप लगे हैं उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर वो अपने भाई के साथ नहीं बल्कि देश के कानून के साथ हैं। मामले में पुलिस निष्पक्ष जांच करे, कठोर कार्रवाई करे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकले हैं, जिसकी यात्रा निरंतर जारी है और इस यात्रा में बड़े संघर्ष होने हैं। सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम के लाडलों की जय हो, आप सभी की जय हो। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अपारा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, उनके सभी गुण अलग अलग होते हैं। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के वर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हैं और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज़्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं। कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं और इस प्रकार के कृत्यों से हमारा मन बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है, क्योंकि हम अपनी यात्रा पर निकले हैं। हम अपने जीवन की एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें लक्ष्य और लंबी तय की दूरी है, जिसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा है। इन संघर्षों में ही पड़े रहेंगे तो हम अपने कार्य हिंदू एकता नहीं कर पाएंगे, सनातनी एकता नहीं कर पाएंगे। उधर मध्य प्रदेश के सागर कांड पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बरोदिया नौनगर पहुंचकर हत्याकांड के पीड़ितों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन को चेतावनी दे डाली। कहा कि 15 दिनों में मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो 21 जून से सागर के कलजीवन मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन होगा। इसके अलावा उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की है। 500 भीम आर्मी के जवान यहीं मौके पर बैठे रहे थे उस परिवार की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि पुलिस 4 घंटे तक भी नहीं आई थी। 4 घंटे तक नंगा नाच होता रहा। वो बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया। उसकी रक्षा करने के लिए मां पहुंची, उसको निवस्त्र करके बेइज्जत किया गया। कोई सुनने वाला नहीं था। भीम आर्मी के लोग ही, आजाद समाज पार्टी के लोग ही उनके लिए खड़े रहे। इधर इन दिनों इंदौर में नाइट कल्चर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। यूथ कांग्रेस मैदान में उतर आई है और एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की मांग की जा रही है। यूथ कांग्रेस की तरफ से पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जहां पर प्रदेश के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव ने मांग की है कि चंबल एसटीएफ की तर्ज पर टीम गठित की जाए। इंदौर शहर अपराध जगत से दूर रह सके, तो वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि इंदौर शहर में अपराधों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर महिला सुरक्षित थी, यहाँ पर पत्रकार सुरक्षित नहीं है, साथ साथ युवा सुरक्षित नहीं है और मैं ये मानता हूँ यहाँ पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। तो हमारी मांग थी, आप यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए, कोई टीम गठित कीजिए जहाँ से इंदौर की जनता को और हर एक नागरिक को सुरक्षा महसूस हो। अगर डर खत्म हो गया तो क्राइम बढ़ेगा। तो हमने कुछ उदाहरण बताए कि अगर इसके तहत अगर आप कार्रवाई करते हैं तो एक डर पैदा होगा, क्योंकि जब डर होता है तो क्राइम करने वाले को भी 100 बार सोचना पड़ता है। जो बातें हुई हैं वो 4-5 घटनाओं का दृष्टांत दिया गया है। इन सभी में हमने कार्रवाई की है। 307 जैसे हीनियस क्राइम को हमने लगाया है। हमारे पुलिस के ऊपर जो हमला हुआ था वो एक तात्कालिक चोर गिरोह द्वारा पीछे से हमला किया गया था। हमने 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी की थी। इसके अलावा जो चुनाव के दिन घटना हुई थी उसमें भी हमने गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया था। जो भी घटनाएं होंगी तात्कालिक और जो भी अप्रोप्रिएट सेक्शंस होंगे उसमें इंदौर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही और आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। प्रिवेंटिव मेजर भी हम कर रहे हैं, 122 की भी कार्रवाई करेंगे।
इधर धार जिले के जोहेड़ी ग्राम में नौचंडी महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ को अर्णेम अग्नि के माध्यम से भी प्रारंभ किया गया है। अर्णेम अग्नि में ये खबर हम विशेष तौर पर यज्ञों और आर्णेय अग्नि का महत्व बताने के लिए आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आर्णेय अग्नि से पुरातन काल में ऋषि मुनि यज्ञ प्रारंभ करते थे। आज जो यज्ञ हो रहे हैं उनमें साधारण रूप से अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है, लेकिन ग्राम जोहेड़ी में जो नौचंडी महायज्ञ शुरू हुआ है उसमें यज्ञ आचार्य और संत श्री नरेंद्रपुरी महाराज ने आर्णेय अग्नि के माध्यम से अग्नि और यज्ञ देवता का आह्वान किया है। बता दें आपको कि इस नौचंडी महायज्ञ को देखने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी पहुंच रहे हैं। यज्ञाचार्य ने बताया कि आर्णेय अग्नि मंत्रोच्चार और ईश्वरों को आवाहित करने के लिए प्रज्वलित की जाती है। कभी कभी तो इसके प्रज्वलित होने में 2-2 दिन भी लग जाते हैं। दौर है, कई जगह पर कई हवन पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम ये खबर जो दिखा रहे हैं आपको यज्ञ स्थल से जुड़ी हुई खबर है। इसमें जो यज्ञ का हवन कुंड का जो महत्व है उसके अंतर्गत खबर है। कई जगह यज्ञों का आयोजन किया जाता है, लेकिन उसमें जो अग्नि प्रज्वलन की जो प्रक्रिया है उसका निर्वहन सरल तौर पर किया जाता है। इस वक्त हम जहां मौजूद है वो जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर ग्राम जोहेड़ी में मौजूद है और यहाँ पर श्री महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नवचंडी एकुंडी यज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। यहाँ पर अग्नि मंथन करके माता अग्नि का प्रज्वलन किया गया है और अग्नि को प्रज्वलित किया गया है। हम उसी महत्ता के साथ में यहाँ के जो आचार्य हैं, जो यज्ञाचार्य हैं मनीष जी, उनसे दिखाएंगे। मैं पहले कैमरा पर्सन कहूँगा कि वही यज्ञ स्थल है जहाँ पर अग्नि मंथन करके यज्ञ जारी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही स्थान है, वही यज्ञ अभी भी जारी है। हम बातचीत करेंगे हमारे पीछे यज्ञाचार्य मनीष जी जो उज्जैन के निवासी है और इस यज्ञ को संपूर्ण कराने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यज्ञ चल रहा है जी। और अग्नि मंथन का एक अलग महत्व होता है जी। अग्नि को प्रज्वलित करने का जी। क्या महत्ता है इसकी, थोड़ा सा बताएं साहब। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। भगवान देवादिदेव महादेव एवं परम पूज्य गुरुदेव नरेंद्रपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में है यह कर्म चल रहा है, जो विश्व कल्याणार्थ के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये कर्म हो रहा है। जिनको चतुर्थ दिवस में हमने अरणि मंथन किया। ये अरणि मंथन पहले प्राचीन कालों में ऋषि मुनि साधु संत करते थे और अरणियों का अरणि करके मंथन किया जाता था, उससे अग्नि प्रज्वलित होती थी। उसे ही के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमने कल अरणि मंथन किया और बहुत मशक्कत के बाद 3 से 4 घंटे में अग्नि का उत्पन्न हुआ और यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से वो प्रज्वलित हुई भगवान पावन सानिध्य में। अग्नि मंथन जो है पुराने सनातन काल में ऋषि मुनि करते थे, क्योंकि उसमें लिए मशक्कत हुआ करती है। कई जगह तो ऐसा होता है कि 2 दिन तक भी माता अग्नि प्रज्वलित होती है। आज के युग में जो यज्ञ वेदाचार्य जो करा रहे हैं, यज्ञाचार्य जो करा रहे हैं, उनमें सीधा तौर पर यज्ञ में अग्नि मंथन नहीं किया जाता, सीधा तौर पर माता क्या होती है। जी जी, क्या कहेंगे इसका? जी जी हाँ, हर जगह ऐसा अरणि मंथन नहीं किया जाता है। जैसे ऐसे साधु संत की कृपा होती है एवं परम पूज्य गुरुदेव की कृपा होती है, वहीं अरणि मंथन होता है। और अग्नि को लाने के लिए बहुत जगह 2-3 दिन हो जाते हैं, पर कल हमने जो अग्नि मंथन किया वो 3 घंटे में गुरुदेव के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से 3 घंटे में प्रज्वलित हो गई। हर जगह अग्नि का मंथन नहीं किया जाता है। ये थे यज्ञाचार्य जिन्होंने कल यहाँ पर अग्नि मंथन का यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसके लिए अग्नि मंथन करवाया। अग्नि मंथन का एक महत्व होता है और इसी यज्ञ स्थल पर कल अग्नि मंथन करके इस यज्ञ को प्रारंभ किया गया है। INS 24/7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर शर्मा के साथ लोकेश ब्राइट, धार। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।